हेलो स्टूडेंट्स। भाषा, किसी भी भाषा की अगर हम बात करें तो उसकी बहुत सारी साहित्यिक विद्याएं होती हैं। जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है, बहुत सारी साहित्यिक विद्याएं होती हैं। और उनको लिखने वाले लेखक जो हैं अलग अलग होते हैं। जैसे किसी कहानी के लेखक अलग हैं, कोई कविता है तो उसका कवि अलग है, उसको लिखने वाले। तो आपके मन में विचार आता होगा बहुत बार, मेरे तो मन में विचार आता था कि क्या इतनी अच्छी जो ये लेखक जो है कहानियाँ लिख लेते हैं या कविताएं कर लेते हैं, या किसी भी विषय पे, चाहे वो विषय कोई भी हो, करंट जो है विषय है, कोई करंट टॉपिक है, उस पर भी उसी टाइम वो कविता लिख देते हैं, या लेखक जो है कहानी बना देता है, वर्णन कर देता है बड़ी अच्छे से, उसको व्याकरण में बांध के, भाषा के अच्छे नियमों में बांध के। तो बहुत बार हमारे मन के अंदर विचार आता है कि क्या ये जन्मजात होता है, ये कोई भी रचना जो कर लेते हैं, कोई कवि कविता की रचना कर देता है, लेखक जो है कहानी लिख देता है, क्या ये जन्मजात गुण होता है किसी व्यक्ति का, कि या इसको सिखाया जा सकता है? आज के टॉपिक में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि रचना शिक्षण जो है, रचना शिक्षण कराया जा सकता है। रचना को लिखना जो है, कहानी लिखना, या उसको छोटे, जब बच्चा छोटा होता है, छोटे स्तर से ही उसमें ये गुण लाए जा सकते हैं, जिससे वो आगे जब बड़ा हो जाता है तो एक अच्छा लेखक बन सके, कवि बन सके। ये सृजनात्मक जो गुण हैं उसके अंदर लाए जा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रचना क्या होती है, रचना से क्या अभिप्राय है। भाषा जो है, भाषा हमारे पास एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने मन के विचारों को या भावों को, जो भी हमारे मन के अंदर विचार आते हैं, उनको हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ साझा करते हैं। एक तो तरीका है साझा करने का कि हम जो नॉर्मल, जो आम बोलचाल की भाषा है, उसके माध्यम से उनको विचारों को साझा करते हैं। दूसरा जो है, उनको हम सजा के, सवार के, व्याकरण के नियमों में बांध के दूसरों के सामने लेके आते हैं, उसको ही रचना का नाम देते हैं। जैसे वाद विवाद करना, उसमें कहाँ पे भाषा में आपने जब भी बोलना है, कहाँ पे उसमें उसकी गति, लय, उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो रचना वही है जब हम अपने भावों और विचारों को, मन के भावों और विचारों को सजाकर, सवार कर और व्याकरण के नियमों में बांधकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जब भी रचना का अर्थ है संवारना, सजाना व नव सृष्टि करना, कोई नई चीज़ लिखना। इसमें एक चीज़ और हम बात करेंगे, जब भी हम रचना करते हैं वो हमारी अपनी मौलिक होती है। मौलिक मीन्स उसमें हमारे अपने विचार होते हैं, वो उसको कहीं से कॉपी करके या नकल करके नहीं लिखा हुआ होता, वो अपने ओरिजिनल विचार होते हैं, मौलिकता होती है उनके अंदर। और उसके अंदर, रचना के अंदर जो भी भाषा प्रयोग की जाती है वो शुद्ध होती है, स्पष्ट होती है, उसमें व्याकरण के नियमों को प्रयोग किया जाता है। इस सब को रचना का नाम दिया जाता है। अब रचना दोनों तरह की हो सकती है, मौखिक रचना भी हो सकती है और लिखित रचना भी हो सकती है। मौखिक मीन्स जब आप सिर्फ बोलकर कोई अपने विचार व्यक्त करते हैं, और उन विचारों में पूरी तरह से हाव भाव, व्याकरण के नियम, जो एक अच्छी साहित्य की जो भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। बोलकर जब आप अपने विचार प्रयुक्त करते हैं तो उसको मौखिक रचना का नाम दिया जाता है। और जब आप लिख कर उनको, अपने विचारों को या भावों को सजा कर, सवार कर, लिख कर आप प्रयोग करते हैं तो उसको लिखित रचना का नाम दिया जाता है। हालांकि दोनों तरह की जो रचनाएं हैं, मौखिक रचना है और लिखित, आपस में दोनों का परस्पर संबंध है। यदि हम मौखिक रचना करने से पहले, बोलने से पहले, जैसे आपने कोई कविता को पढ़ना है, कविता पाठ करना है, तो उससे पहले अगर हम उसको लिख लेते हैं तो कविता पाठ करना आसान हो जाता है, हमें उसका पता होता है, और हम लिख कर मौखिक जो रचना है उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसी प्रकार, जिस प्रकार मौखिक रचना को लिख के प्रभावशाली बनाया जा सकता है, उसी प्रकार लिखित रचना को भी बोल के, विचार विमर्श करके दूसरों के साथ आपने
कोई चीज़ लिखनी है उससे पहले आप उसके बारे में विचार विमर्श कर सकते हो, दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हो, उसके बाद लिख सकते हैं। तो लिखित रचना को भी मौखिक रचना के साथ प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो दोनों का आपस में परस्पर संबंध है। आगे हम बात करते हैं रचना शिक्षण से क्या अभिप्राय है। कहते हैं कि सृजनात्मकता जो है जो किसी भी व्यक्ति का एक जन्मजात गुण होता है। हर जो व्यक्ति है वो सृजनात्मक होता है, कुछ थोड़ा तो कुछ ज़्यादा। तो उसको हम और सृजनात्मक बना सकते हैं, उसके अंदर साहित्यिक विद्याएं लिखने की जो योग्यता है उसको विकसित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी बीज की बात करें तो बीज अंकुरित होना, उसका उगना जो है एक बीज का गुण होता है, उसने उगना ही उगना है। अगर आप उसको बंजर भूमि में, अगर बीज को उगने के लिए सिर्फ बंजर भूमि मिलेगी तो वो ज़्यादा नहीं फल फूल पाएगा। उसी तरह से अगर हम उसको बीज को ऐसी उपजाऊ भूमि में उगाएं, उसको टाइम टू टाइम उसको जो भी ज़रूरत है, समय समय पर पानी की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, उसको वो देते रहें तो वो अच्छा उगेगा, उससे फल फूल उस पर ज़्यादा लगेंगे। उसी तरह से जो बच्चा भी होता है जो वो एक बीज की तरह है, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसकी सृजनात्मकता जो है ज़्यादा विकसित नहीं हो पाएगी, ज़्यादा अंकुरित नहीं हो पाएगी। अगर हम उसको प्रॉपर शिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे, उसको प्रशिक्षण देंगे लिखने का, तो उसकी जो सृजनात्मकता है वो ज़्यादा उभर कर आएगी। इसी के लिए कि उसकी सृजनात्मकता जो है, उसकी कहानी लिखने की जो योग्यता है, उसकी कविता लिखने की जो योग्यता है, किसी भी वाद विवाद करने की योग्यता है, ये सारी जो हैं इस तरह की जो सृजनात्मकता उसकी और ज़्यादा विकसित हों, उसके लिए उसको प्रॉपर शिक्षण देने की, प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। अब भाषा जो शिक्षण है उसके क्या उद्देश्य हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उद्देश्यों की बात करने से पहले हम उसके महत्व की बात करेंगे कि जो रचना शिक्षण है, रचना शिक्षण का क्या महत्व है, क्यों हमें रचना लिखने के लिए बच्चे को शिक्षण या प्रशिक्षण देना चाहिए, उसकी हम बात करेंगे। पहला जो है ज्ञानार्जन का साधन है। रचना शिक्षण जो है ज्ञानार्जन का साधन है। रचना जब भी कोई भी बच्चा रचना करता है, कोई भी व्यक्ति जब रचना करता है, जब भी आप कोई कविता लिखेंगे, आपका कोई इंटरेस्ट है कविता लिखने में या कहानी लिखने में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपको कविता लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए शब्द भंडार की भी जरूरत है, शब्दों का अर्थ भी पता होना चाहिए, आपको व्याकरण के नियमों का भी पता होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ों की आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी आपने कविता या कहानी लिखनी है कोई भी, तो अलग अलग लेखकों की, अलग अलग कवियों की कहानियाँ पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, शब्द भंडार देखते हैं, उनके अर्थ देखते हैं। तो हमारे इस तरह करने से, ये सब चीज़ें करने से व्यक्ति के या बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होती है। तो रचना जो करना है सिर्फ कोई कविता या कहानी लिखना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करना है। तो रचना का यही महत्व है, रचना शिक्षण का, कि इसकी सहायता से व्यक्ति के या बच्चे के ज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि की जा सकती है। दूसरा जो है भाषा शिक्षण का आधार है ये। जब भी भाषा शिक्षण कराया जाता है तो क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं भाषा शिक्षण के लिए, जैसे उसको सुनने और बोलने की क्षमता में वृद्धि की जाती है। बच्चा अच्छे से सुनना सीख जाए, कोई बोल रहा है दूसरा उस भाषा को, या बोल रहा है तो उसको सुनने की क्षमता, या अपने विचार जो उसके मन में आ रहे हैं दूसरों के सामने वो बोल। तो जब भी कोई भाषा सिखाई जाती है तो ये सबसे पहला जो चरण होता है, उसको सुनने और लिखने के काबिल बनाना, उसको बोलने के काबिल बनाना, उसको पढ़ने के काबिल बनाना। तो जब हम रचना शिक्षण सिखा रहे होते हैं बच्चे को, जब भी हम रचना शिक्षण करते हैं, कोई कहानी उसको पढ़ाते हैं या कोई अपने कहानी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बोलते हैं, तो हम इनडायरेक्टली जो है उसके जो भाषा शिक्षण है उसको बढ़ा रहे हैं आगे। यानी कि जो भाषा शिक्षण जो हम कराना है, हमने सुनना या बोलना या ये वाली जो उसके अंदर गुण
लेके आने हैं, ये जो स्किल जो उसके अंदर विकसित करनी है, वो आप रचना शिक्षण की हेल्प से, उस सहायता से कर सकते हैं। तीसरा जो है शब्द भंडार में वृद्धि, क्योंकि रचना करने के लिए, किसी भी तरह के अपने मौलिक विचार देने के लिए, किसी भी विषय पे अपने विचार देने के लिए आपके पास शब्द भंडार का होना आवश्यक है। बिना शब्द भंडार के, बिना शब्दों के आप किसी भी चीज के बारे में अपनी बात नहीं कह सकते हैं। तो जब भी आपको कोई भी अपने विचार कहने हैं, उनको सजा कर संवार कर प्रस्तुत करना है, तो आपके पास शब्द भंडार का होना आवश्यक है। तो जब भी बच्चा कोई भी अपने विचार प्रस्तुत करेगा, कोई भी रचना करेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को सीखने की कोशिश करेगा और उससे उसके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो रचना शिक्षण की सहायता से हम उसके शब्द भंडार में भी वृद्धि करते हैं। अगली अगर हम बात करें सृजनात्मकता का विकास, सृजनात्मकता में उसकी क्रिएटिविटी जो है उसका विकास होता है जब भी आप अपने मौलिक जो विचार प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो कहानी के माध्यम से करें, चाहे वो वाद विवाद के माध्यम से करें, चाहे कविता के माध्यम से करें, तो आपकी जो बच्चे की जो है क्रिएटिविटी, जो उसकी सृजनात्मकता है वो विकसित होती है। वो किसी भी कोई भी आप उसको विषय दे देते हैं तो वो उसको प्रॉपर सजा कर संवार कर व्याकरण के नियमों में बांध कर उसको प्रस्तुत करता है, तो उसकी क्रिएटिविटी यहाँ से विकसित होती है। अगली अगर हम बात करें महत्व की, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, एक जो व्यक्ति का जो एक गुण होता है कि जो भी उसके अंदर है, चाहे वो उसकी खुशी है, चाहे वो उसका दुख है, तो वो जो भी उसके अंदर भाव हैं या विचार जो उसके अंदर, वो दूसरों को बताना चाहता है और बता के हल्का होना चाहता है। अगर वो विचारों को किसी भी माध्यम से बोल के या लिख के दूसरों के सामने नहीं बताएगा, तो उसके अंदर वो अवसाद बनता जाएगा और वो एक तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति की, कि वो अपने जो भी उसके अंदर मन के अंदर भाव या विचार आ रहे हैं तो वो दूसरों के सामने प्रस्तुत करे उसको। तो कहानी लिखना, वाद विवाद करना, या किसी भी कविता की रचना करना, या किसी भी घटना का वर्णन करना, जो भी ये साहित्य की विद्याएं, इनके माध्यम से व्यक्ति जो है अपनी इस तरह की जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है उसकी, कि अपने विचारों को बाहर निकालना है, उनकी पूर्ति कर सकता है और अपने मन को हल्का कर सकता है। और इस तरह से उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है, वो एक संतुलित पर्सनालिटी, एक संतुलित व्यक्तित्व बाहर निकल के आता है, उसकी पर्सनालिटी बैलेंस्ड रहती है। अगले जो हम बात करें महत्व की, कल्पना शक्ति का विकास, इमेजिनेशन पावर इससे बढ़ती है। अगर आप लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, तो उसमें आप अपने भावों और विचारों को तो प्रस्तुत करते ही हैं, साथ में आप कल्पना भी करते हैं कई बार। जैसे आपको कोई कहानी लिखनी है तो उसके बारे में आप इमेजिन करके, कल्पना करके तो आपकी जो ये कल्पना शक्ति है वो विकसित होती है रचना से। अगली अगर हम बात करें महत्व की, अवसरानुकूल भाव प्रकाशन, कि अवसर के अनुकूल जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी कोई भी अवसर है, उसके अनुकूल आप अपने जो भाव हैं उनको प्रकाशित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से के टाइम पे आपने किस तरह से अपने भाव निकालने, अपने विचार दूसरों के आगे निकालने हैं, कैसे उसको प्रदर्शित करना है। अगर आपको बड़ी खुशी हो रही है किसी चीज़ की, तो आपने किस तरह से अपनी खुशी को जाहिर करना है, या कोई किसी चीज़ के ऊपर विचार विमर्श हो रहा है तो उसको किस तरह से भाषा का प्रयोग करके उसको किसी चर्चा हो रही है किसी चीज़ के, तो कैसे आपने चर्चा करनी है। तो अवसर के अनुकूल जब भी आपको मौका मिलता है, या जिस भी तरह का मौका है, अवसर है, उसके अनुसार आप अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने भावों को निकाल सकते हैं। ये एक महत्व है रचना शिक्षण का। अगला जो हम बात करें, दैनिक क्रियाकलापों का आधार, जो आपकी जो डेली लाइफ है, जो दैनिक क्रियाएं हैं आपको सोसाइटी में, समाज में रहकर दूसरों के साथ बातचीत करनी है, अपने विचार दूसरों के साथ साझे करने हैं। तो उसके लिए अगर आपको एक अच्छी भाषा का प्रयोग करना आता है, आपको पता है कि किस तरह की भाषा किस अवसर पर प्रयोग करनी है, अगर दुख का माहौल है तो आपने किस तरह से बोलना है, अगर खुशी का माहौल है तो किस तरह से बोलना है,
अगर कोई वाद विवाद हो रहा है तो किस तरह से बोलना है। तो आप एक अच्छे व्यक्ति साबित हो सकते हैं अपनी दैनिक क्रियाकलापों में भी। हाँ, अगली अगर हम बात करें अवकाश का सदुपयोग, कि ये जो आपका जो टाइम होता है, एक्स्ट्रा जो टाइम है, जब भी आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो उसका आप सदुपयोग कर सकते हैं, अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, बजाय कि उसको व्यर्थ करने के। अगर आपको रचना शिक्षण कराया गया, आपको रचना करनी आती है, तो आप अवकाश के टाइम पे कविता लिख सकते हैं, कोई अच्छी कविता जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, या आप कोई कहानी लिख सकते हैं, या अपने को भी कहीं पे आप गए हैं, कोई ट्रिप पे आप गए हैं, तो उसका वर्णन आप लिख सकते हैं अपने विचारों में। तो अवकाश का सदुपयोग किया जा सकता है अगर आप रचना करना आता है आपको। आत्मविश्वास का उन्मेष, आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप अपने खुद के विचार जो व्यक्त करते हैं बिना कॉपी किए हुए, अपने विचारों को लिखते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ। तो ये सारे जो हमने बात की, महत्व की बात की है, रचना शिक्षण का क्या महत्व है, क्यों बच्चों को रचना करना सिखाया जाए स्कूल्स के अंदर, क्यों बच्चों को उसकी ट्रेनिंग दी जाए। अब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि क्या उद्देश्य हैं रचना शिक्षण के। पहले जो उद्देश्य है, विद्यार्थियों को निसंकोच स्वाभाविक रूप से अपने उद्गारों को अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना, कि बच्चों को इस योग्य बनाना कि वो बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, अपने जो भी उनके अंदर मन के जो भाव, उनके मन में जो भाव आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, वो बिना हिचक के दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकें। और जो वो स्वाभाविक, जो भी मनुष्य के मन में स्वाभाविक है कि विचार आते ही हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उसको गुस्सा भी आता है, उसको खुशी भी होती है, वो किसी चीज़ को नकारना भी चाहता है, तो जो भी उसके अंदर विचार आ रहे हैं उनको वो बिना किसी हिचक के दूसरों के सामने कह सके, और एक अच्छी भाषा का प्रयोग करके, अवसरानुकूल भाषा का प्रयोग करके उनको कह सके। दूसरा जो उद्देश्य की अगर हम बात करें, विद्यार्थी के अंदर भाषण करने की, वाद विवाद करने की, कविता करने की, पत्र लिखने की योग्यता विकसित करना है, ताकि ये सारी रचनाएं वो कर सके। तीसरा जो है, जब भी हम मौखिक रचना की बात करते हैं, तो मौखिक रचना जब हम सिखाते हैं बच्चे को, तो हम ये चीज़ सिखाते हैं कि कैसे एक प्रॉपर गति से, हाव भाव से अपने अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलना है। अगर आपने कविता पाठ करना है तो वो किस तरह की कविता है, जैसे अगर मान ले दुख भरी कविता है, तो उसको आप जोर जोर से बोल के नहीं बताएंगे, उसी तरह के हाव भाव से बताते हैं, ताकि दूसरा भी उससे आपके भावों को समझ सके कि ये दुखी है या दुख के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह की उनके अंदर योग्यता विकसित करना, कि मौखिक रचना के में उचित गति, हाव भाव, स्वराघात आदि के द्वारा शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना। अगला जो है उद्देश्य, उनमें समृद्ध व व्याकरण सम्मत भाषा द्वारा अपने भावों और विचारों को प्रकट करने की योग्यता विकसित करना, कि आम बोलचाल की भाषा में नहीं, जो भी व्याकरण की जो भाषा है, जो व्याकरण के नियमों में बंधी हुई भाषा है, उसको प्रयोग करना सिखाना। अगला जो है, छात्रों में अवसरानुकूल व भावानुरूप व्यक्ति की कुशलता पैदा करना। अवसर के अनुसार, किस तरह का अवसर है, दुख का है, खुशी का है, विचार विमर्श हो रहा है, किस तरह का अवसर है, उसके अनुसार उनके अंदर अपने भावों को व्यक्त करने की योग्यता विकसित करना बच्चों के अंदर। ये रचना शिक्षण का उद्देश्य है। अगला जो है, विद्यार्थियों में लोकोक्तियों एवं मुहावरेदार भाषा के प्रयोग की योग्यता विकसित करना। जब भी हम कोई रचना करते हैं, कोई कहानी लिखते हैं या कोई नाटक लिखते हैं, तो उसमें लोकोक्तियाँ और मुहावरे प्रयोग होते हैं, जबकि दैनिक जीवन में हम जो भी आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें ये चीज़ें कम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह की जो लोकोक्तियाँ या मुहावरे हैं, उनको प्रयोग करना सिखाना, कि जब भी आपने अपनी बात कहनी है तो आप इनकी सहायता किस तरह से ले सकते हैं। अगला जो है, मौलिक चिंतन का विकास करना। मौलिक चिंतन मीन्स ओरिजिनल जो थिंकिंग होती है, आपके अपने विचार, किसी को देख के नहीं, किसी को कॉपी करके नहीं, कि आपके जो अपने विचार हैं उनको कैसे व्यक्त करना है, बोल के कैसे व्यक्त करना है, लिख के कैसे व्यक्त करना है।
कल्पना शक्ति का विकास करना, जो आपकी इमेजिनेशन पावर है, किसी के बारे में, जो किसी चीज़ के बारे में जो आप इमेजिन करते हैं, जो ड्रीम लेते हैं, उसको कैसे आप लिख के व्यक्त कर सकते हैं। अगला जो है साहित्य की विभिन्न विद्याओं की से भली भांति परिचित करना। साहित्य की बहुत सारी विद्याएं होती हैं, कहानी लेखन, एकांकी लेखन, आत्मकथा, बहुत सारी विद्याएं हैं। उन विद्याओं से बच्चों को परिचित कराना और उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना। सामाजिक कुशलता लाना। सामाजिक कुशलता मीन्स समाज में किस तरह से आपने रहना है, किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त करना है, अवसर के अनुसार किस तरह से विचारों को व्यक्त करना है। अगर आप अपने विचारों को अवसर के अनुसार व्यक्त करते हैं तो एक आप अच्छे व्यक्ति साबित होते हैं। तो समाज में रहने के लिए सामाजिक कुशलता लेके आना रचना शिक्षण का उद्देश्य है। अगला जो है मौखिक रचना में सोदाहरण अभिव्यक्ति कर सके, इस तरह की योग्यता विकसित करना कि जब भी आप बोलते हैं, जब भी कोई बात समझाते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो इस तरह की योग्यता विकसित करना कि आप उसको उदाहरण देकर समझा सकें, दूसरे को उदाहरण देकर बता सकें। और लिखते हुए आप बहुत बड़े विषय को छोटा करके कैसे लिखना है वो लिख सके, इस तरह की योग्यता विकसित करना। जो विभिन्न प्रकार के जो लेखक हैं, जिन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, कवि हुए हैं, उनकी रचनाओं से बच्चों को परिचित कराना। स्वाध्याय चिंतन मनन की ओर उन्मुख करना। स्वाध्याय मीन्स अपने आप, सेल्फ स्टडी जो है, अपने आप पढ़ना, लिखना, अपने आप चिंतन करना, इमेजिन करना चीज़ों को, थिंकिंग उनके अंदर डेवलप करना, ये इसका उद्देश्य है। अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित कर उनकी मन स्थिति को संतुलित करना। अभिव्यक्ति मीन्स जो भी उनके मन के अंदर विचार आ रहे हैं, दुख भरे विचार हैं, खुशी भरे विचार हैं, उदासी भरे विचार हैं, किसी भी तरह के विचार हैं, उसको भी अभिव्यक्त कर सके दूसरों के सामने, इस तरह की कुशलता विकसित करना। और जो उसकी मन स्थिति मीन्स जो उसके जो अंदर जो चल रहा है, अवसाद जो चल रहा है, या जो भी चल रहा है, उसको संतुलित करके रखना। ये सारे जो हैं रचना शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब हम बात करेंगे कि रचना शिक्षण के, जब भी बच्चे को रचना शिक्षण सिखाया जाए, स्कूल में भी जब अध्यापक उसको शिक्षण देता है, तो उसकी क्या विधियां और प्रणालियां हैं, कौन से मेथड्स हैं, कौन सी अप्रोचेज है, जिसकी सहायता से अध्यापक जो है बच्चों में रचना करने की शक्ति को विकसित कर सकता है। उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो उनके अंदर जो सृजनात्मकता है, उसको और ज़्यादा विकसित कर सकता है। सबसे पहली जो विधि है पाठ्य पुस्तक प्रणाली है। जब भी हम क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट बुक होती है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाते हैं। और किसी भी भाषा को जो पढ़ाया जाता है, पाठ्य पुस्तक के अंदर जो है कहानियाँ होती हैं, नाटक होते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं बच्चों को। तो इस पाठ्य पुस्तक प्रणाली में क्या किया जा सकता है कि बच्चे को आप पढ़ाते हैं, साथ साथ उसको शब्दों के अर्थ बताते हैं। अब जब शब्दों के अर्थ के साथ साथ जब वाक्य दिए होते हैं, अर्थ जो शब्द होते हैं उनको वाक्य में प्रयोग करना, वो बच्चों को बोला जाए कि वो खुद करें वाक्य में प्रयोग। और जब आप कोई भी कहानी पढ़ा देते हैं तो उसका जो सारांश है बच्चे को बोला जाए कि वो अपने शब्दों में लिखे। तो इस तरह से जब वो अपने शब्दों में लिखता है, उसको खुद से उसको जो उसकी कहानी जो आपने पढ़ाई है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, जो भी कहानी पढ़ाई है, जो कविता पढ़ाई है, उसका भाव, कविता का भाव या कहानी का जो सारांश है, उसको अपने शब्दों में लिखने के लिए बोला जाए बच्चे को वाक्य जो हैं, शब्द जो हैं, उनको वाक्य में प्रयोग करने के लिए बोला जाए। इस तरह जब वो शुरू से ही थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करेंगे, अपने आप लिखना शुरू करेंगे, तो उनके अंदर रचना करने की जो योग्यता है वो विकसित होगी। तो ये प्रणाली है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। दूसरा जो है प्रश्नोत्तर प्रणाली। प्रश्नोत्तर मीन्स प्रश्न उत्तर करने की प्रणाली। इसमें जब भी बच्चे को पढ़ाया जाए, जब भी आप पाठ को शुरू करते हैं, पढ़ाना जो शुरू करते हैं, उससे उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न उससे पूछे जाएं और प्रश्नों का उत्तर बच्चे से लिया जाए। पाठ को पढ़ाते हुए भी, जिनको हम डेवलपिंग क्वेश्चंस बोलते हैं, पाठ को विकसित करने वाले क्वेश्चन बोलते हैं, पाठ को पढ़ाते हुए भी बच्चों के जो सिंपल जो क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर जो है बच्चों से लिए जाएं। और पाठ के पढ़ाने के बाद
जो भी पाठ को दोहराई के लिए जो आप प्रश्न करते हैं वो बच्चों से, छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर जो हैं बच्चों से ही लिए जाएं, बच्चों से उनके उत्तर पूछे जाएं और उनको ये बोला जाए कि वो इनका जो उत्तर है वो अपनी भाषा में दें। उनके जो है वो जो उत्तर जो होने चाहिए वो मौलिक हों। इस तरह से हमने उनको पढ़ाना है। तो ये एक प्रणाली है, प्रश्नोत्तर प्रणाली। तीसरा जो है वर्णन प्रणाली। वर्णन करना मीन्स किसी भी चीज का वर्णन। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी कोई पाठ है, यह जो कहानी है, यह कविता है, पहले जो अध्यापक है उसका एक आदर्श रूप प्रस्तुत करे बच्चों के सामने। उस पाठ को, उस कहानी को, उस कविता को का वर्णन करे वो बच्चों के सामने, और उसके बाद बच्चों को उसका वर्णन करने के लिए प्रेरित किया जाए कि वो खुद अपने जो आपने पढ़ाया है, जो भी आपने आदर्श पाठ उनके सामने प्रस्तुत किया है, जो भी वर्णन किया है किसी भी कविता का या किसी भी नाटक का या किसी भी एकांकी का या किसी भी कहानी का, अब बच्चे उसका वर्णन जो है अपने शब्दों में करें। या वर्णन आप दूसरी तरह से भी करा सकते हैं। आपने उस पाठ से, उस कहानी से, कविता से कैसे संबंधित आपने चित्र बना लिए हैं या कोई मॉडल तैयार कर लिया है, वो बच्चों के सामने आप रख सकते हैं और उसको देख के, उस मॉडल को देख के, उस चित्र को देख के बच्चा उसके बारे में खुद वर्णन करे। चाहे वो आप मौखिक वर्णन भी करा सकते हैं और लिखित वर्णन भी करा सकते हैं। तो ये वर्णन प्रणाली है रचना कौशल विकसित करने की। अगली अगर हम बात करें रूपरेखा प्रणाली। रूपरेखा प्रणाली मीन्स कि आपने एक उसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया है बच्चे को कि आपने इनमें रह के, इसमें किस तरह के से कराई जाती है क्रिएटिव राइटिंग, कि बच्चों को शब्द दे दिए जाते हैं, जो उससे संबंधित जो है शब्द दे दिया गया है, शब्द भंडार दे दिया गया है कि वो 8-10 आप शब्द उसको बता देते हैं, ये शब्द आपने प्रयोग करने हैं इसके अंदर। और कोई भी आप उसको विषय दे देते हैं, जैसे आपने मेरी पहली पिकनिक, तो उसके बारे में आपने शब्द दे दिए, आपने विषय दे दिया। अब बच्चे को आपने बोलना है, एक फ्रेमवर्क आपने प्रोवाइड कर दिया उसको कि अब अपनी पिकनिक के बारे में इन शब्दों का प्रयोग करके आप इसको 100 शब्दों में, इतने वाक्य आपने 10 वाक्य आपने बनाने हैं इसके। तो इस तरह से रूपरेखा प्रणाली से अब बच्चे की रचना शक्ति को विकसित किया जा सकता है। अगला जो है अनुशीलन प्रणाली। अनुशीलन का अर्थ होता है चिंतन मनन करना, स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना। इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को कोई भी विषय दे दिया जाता है और बच्चे को उसके लिए उस विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाएं या पाठ्य पुस्तक बता दी जाती हैं कि इस विषय के ऊपर आपको जो है सामग्री, जो विषय सामग्री है कहाँ से मिलेगी। उन पत्र पत्रिकाओं का नाम बता दिया जाता है, पाठ्य पुस्तकों का नाम बता दिया जाता है। अब बच्चा उन पाठ्य पुस्तकों को खुद खोज कर उन पत्रिकाओं से उस विषय से संबंधित जो है सामग्री जो लेके आता है और उसको अपने शब्दों में इकट्ठा करके लिखता है। इसको हम अनुशीलन प्रणाली बोलते हैं। अगला जो है समवाय प्रणाली, कोरिलेशन जिसको हम बोलते हैं। समवाय प्रणाली मीन्स जब भी आप कोई भी कहानी या कोई भी कविता बच्चे को पढ़ाते हैं, तब क्या करते हैं हम, साथ साथ उस कहानी को पढ़ा के, किसी भी लेखक की कोई कहानी है उससे संबंधित जो लेखक ने जो और कहानियां लिखी हैं उनके बारे में आप बताते हैं बच्चे को। समवाय में उससे कोरिलेट करके आप बताते हैं उन कहानी को। और फिर उसके बाद इस तरह से शिक्षण देते हुए कहानी आपने किसी लेखक की पढ़ा रहे हैं और साथ में ही उसी लेखक की दूसरी कहानियां उसको बता रहे हैं साथ साथ कि इस लेखक ने कौन सी और कहानियां लिखी हैं। और फिर उसके बाद बच्चे से आप प्रश्न उत्तर पूछते हैं उससे संबंधित। वो प्रश्न उत्तर मौखिक भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं, उससे रिलेटेड जो है प्रश्न उत्तर पूछते हैं। अगला जो है प्रणाली जो है भाषा यंत्र प्रणाली है। भाषा यंत्र मीन्स प्रयोगशाला जिसको हम बोलते हैं, कि जैसे अब पहले तो सिर्फ विज्ञान की ही प्रयोगशाला होती थी, अब तो हर सब विषय से संबंधित प्रयोगशाला होती है। भाषा से संबंधित भी प्रयोगशाला होती हैं स्कूल के अंदर। तो इनमें क्या किया जाता है भाषा यंत्र प्रणाली में कि कोई कैसेट है, जैसे कैसेट रिकॉर्डिंग है कहानी से संबंधित या कविता से संबंधित, वो बच्चों को सुनाई जाए, साथ साथ उसको उसी कहानी से संबंधित चित्र भी दिखाए जाए। और बाद में ये सब करने के बाद उसको सुना के, चित्र दिखा के, उसके बाद
बच्चे से छोटे छोटे रचनात्मक प्रश्न पूछे जाएं, क्रिएटिव प्रश्न, जिसमें वो अपने विचार बताए उस कहानी के बारे में, उस जो भी आपने उनको रिकॉर्डिंग सुनाई है, जो भी वार्तालाप सुनाया है, उसके बारे में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएं, रचनात्मक प्रश्न। और उन प्रश्नों का जो उत्तर है बच्चा मौखिक रूप से दे या फिर लिखित रूप से दे। इस प्रणाली को भाषा यंत्र प्रणाली बोला जाता है। नेक्स्ट अगली जो है प्रणाली जो है अनुकरण प्रणाली। अनुकरण होता है पीछा करना। जैसे इसमें अध्यापक क्या करता है कि वो कोई भी कहानी है या नाटक है, उसका एक आदर्श रूप जो है बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, और बच्चों को फिर उसका अनुकरण करके जो उसने कहानी बताई है या जो नाटक बताया है या जो भी कविता बताई है, अब उसका अनुकरण करके अपने शब्दों में लिखने के लिए बोलता है। इस तरह की जो प्रणाली है उसको अनुकरण प्रणाली का नाम देते हैं। छोटी क्लासेस के अंदर जैसे कविता में तुकबंदियाँ सिखाई जाती हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इस तरह की तुकबंदियाँ बच्चों को सिखाई जा सकती हैं। तारे कितने प्यारे लगते और रात भर सारे जगते, इस तरह से कविता जो है सिखाई जा सकती हैं, तुकबंदियाँ जो हैं। और बच्चा उसके बाद जब आपने एक आदर्श रूप प्रस्तुत कर दिया और उसमें बच्चा और ऐड करे उसके अंदर, तुकबंदी के अंदर। इसी तरह से जैसे आपने गाय के ऊपर निबंध लिखना सिखाया बच्चे को, तो उससे संबंधित ही जैसे गाय का निबंध आपने बता दिया बच्चे को कैसे लिखते हैं, उसके बाद घोड़े का या कुत्ते के ऊपर निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए। तो इस तरह से इसको अनुकरण प्रणाली का नाम देते हैं। इसके बाद है शब्द प्रदान विधि। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को अध्यापक क्या करता है, रचना करने के लिए शब्द दे देता है, मुहावरे बता देता है या लोकोक्तियाँ बता देता है कि इन लोकोक्तियों का, शब्दों का प्रयोग करके आपने, और उन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं, लोकोक्तियों का क्या अर्थ है ये सब बता देता है बच्चे को। अब बच्चे को उसी से उन्हीं मुहावरों का, उन्हीं लोकोक्तियों का, उन शब्दों का प्रयोग करके कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए बोलता है, कोई भी अनुच्छेद लिखने के लिए बोलता है, उसको बोलते हैं शब्द प्रदान विधि। शब्द मीन्स उसको शब्द दे दिए गए हैं, शब्दों के अर्थ बता दिए गए हैं, लोकोक्तियाँ बता दी गई हैं, मुहावरों के अर्थ स्पष्ट कर दिए गए हैं। अब उसने उनका प्रयोग करके अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। अगला जो है परामर्श विधि, परामर्श प्रणाली। इसमें क्या है, कोई भी जो टॉपिक है, कोई भी विषय है, जैसे नारी से संबंधित कोई विषय है या माँ से संबंधित जो विषय है, उसमें उससे संबंधित, नारी से संबंधित या माँ से संबंधित जो है जो भी कविताएं हैं, अध्यापक क्या कर सकता है, उस विषय से संबंधित जो भी कविताएं हैं बच्चे को पढ़ने के लिए देता है, पढ़ाता है। उससे संबंधित जिन भी कवियों ने कविताएं लिखी हैं इन विषयों पर, उसके बारे में बताता है। और उसके बाद उसके बारे में, इस विषय के बारे में बच्चों के साथ विचार विमर्श करता है, उसको मौखिक रूप से अपने विचार प्रयोग करने के लिए, बताने के लिए प्रेरित करता है, और लिखित रूप में भी उसके विचार लेता है। तो इसको परामर्श प्रणाली बोला जाता है। अगली जो प्रणाली की हम बात करें, वाद विवाद प्रणाली। वाद विवाद मीन्स जब भी कोई आप किसी भी विषय के ऊपर डिबेट करते हैं, जैसे सह शिक्षा है, को एजुकेशन है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, स्त्री शिक्षा है, उसके बारे में अध्यापक जो है बच्चों को वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करे क्लास के अंदर, जिससे बच्चे अपने जो विचार हैं वो उस विषय के बारे में अपने विचार जो है बोलकर या लिखकर प्रस्तुत कर सकता है। इससे भी उसमें रचना से शक्ति का विकास होता है। रचना शिक्षण के लिए आप रचना शिक्षण आप करा सकते हैं इस तरह से। अगला जो है उद्बोधन प्रणाली है। उद्बोधन मीन्स स्टिमुलेट करना, उद्बोधन किसी भी चीज़ के लिए उसको प्रेरित करना लिखने के लिए। तो इसके लिए अध्यापक क्या कर सकता है, किसी भी कहानी से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित उसको चित्र दे देता है। उसको फिर आपने बच्चे को बोलता है कि इन चित्रों की सहायता से इसमें क्या कहना चाह रहा है। आपने उसको विषय को नाम भी देना है, किससे किससे संबंधित है ये, उसको हेडिंग भी देना है और साथ में उसका वर्णन भी करना है। तो उसके माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से या फिर मॉडल के माध्यम से आप बच्चे को उद्बोध कर सकते हैं उसके बारे में लिखने के लिए। इसको हम बोलते हैं उद्बोधन प्रणाली। तो ये इतनी सारी विधियां और प्रणालियां हैं जिसकी सहायता से अध्यापक बच्चे के अंदर रचना करने के लिए बच्चे को प्रशिक्षित कर सकता है, उसको शिक्षित कर सकता है। जो भी उसके अंदर सृजनात्मक शक्ति है,
कहानी लिखने की योग्यता है या कोई कविता लिखने की योग्यता है, वाद विवाद करने की योग्यता है, उसको विकसित कर सकता है। और बच्चा अपने अगर हम इस तरह की उसको शिक्षण देते हैं तो बच्चा अपने जो मौलिक जो विचार हैं दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो आज के विषय के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये विषय जो है पसंद आया होगा। अगर आपको ये विषय पसंद आया है तो आप अपने विचार इसमें दे सकते हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।